Hello and welcome to Novice Tech. So let's discuss the June 2024 paper of your BANS 183. Subject name is Tourism Anthropology. ये पेपर आपका 2024 जून का है, ठीक है। सारा का सारा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है। तो एक बार अपने पेपर से पहले जो अब होने जा रहा है आपका आई गेस 29 या 30 को, उससे पहले एक बार इसको देख जाना, ठीक है। सो ये आपका पेपर है जिसमें आपके 8 क्वेश्चंस आए हुए थे। वन बाय वन मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं इसमें, और वन बाय वन आपको सारे आंसर्स भी मैं कराने वाली हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिस्कस टूरिज्म थ्रू एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस। ये आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये देख लेते हैं। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, तो 200 वर्ड्स तक आप लिख देना इसमें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो टूरिज़्म की स्टडी है आपके एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस के थ्रू, ये आपको एक डीप इंसाइट प्रोवाइड करती है कि कैसे टूरिज़्म शेप करता है और कैसे टूरिज़्म शेप होता है कल्चर, सोसाइटी और ह्यूमन इंटरेक्शन के थ्रू। एंथ्रोपोलॉजी ना आपकी एक होलिस्टिक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी की और कल्चर की, जो फोकस करती है ये समझने में क्या चीज़, सोशल कल्चरल डायनामिक्स ऑफ टूरिज़्म, और ये एम्फेसाइज करती है लोकल कम्युनिटीज़ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लोकल ट्रेडिशंस, आइडेंटिटीज़ और इकोनॉमीज़ पे टूरिज़्म का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर आपको लिखना है सेकंड पैरा, यहाँ से स्टार्ट करोगे कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ये आपके टूरिज़्म को एक कल्चरल फिनोमिना की तरह देखते हैं रादर देन कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की बजाय। ये एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे टूरिस्ट और होस्ट आपस में एंगेज करते हैं, और जो मोटिवेशन रहती है ट्रैवल के बिहाइंड, कि क्या मोटिवेशन है जो लोग ट्रैवल करते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशंस, इन सब चीज़ों को वो स्टडी करते हैं। ये आपका क्या कॉज करता है, ये एक सोशल फैब्रिक कॉज करता है जहाँ विजिटेड कम्युनिटीज़ का, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, मतलब एग्जांपल दोगे कि टूरिज़्म जो होता है वो लोकल कस्टम्स को, आपके रिचुअल्स को और लाइफस्टाइल को भी इम्पैक्ट करता है, आइदर बाय प्रमोटिंग कल्चरल प्रिजर्वेशन, चाहे वो इस तरीके से प्रमोट करे कि हमें अपने कल्चर को बचाना चाहिए, या फिर हम वो कहता है कि चाहे इस तरीके से हम वो कर रहे हैं, प्रमोट करता है वो टूरिज़्म की कल्चरल कमोडिफिकेशन, या फिर इट लीड्स टू कल्चरल कमोडिफिकेशन, कि हम अपने कल्चर को एज अ प्रोडक्ट की तरह जो टूरिस्ट है उसके सामने पेश करें, ठीक है। तो एक ये होता है। एक जो की एरिया है आपके एंथ्रोपोलॉजिकल फोकस का, वो होता है होस्ट और गेस्ट की रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप एग्जामिन करती है पावर डायनामिक्स, एक्सपेक्टेशंस एंड नेगोशिएशन लोकल कम्युनिटीज़, जिसको हम होस्ट कहते हैं, और टूरिस्ट उनके बीच में। बेसिकली होस्ट और गेस्ट के बीच की क्या एग्जामिन करता है ये, पावर डायनेमिक्स, एक्सपेक्टेशंस और नेगोशिएशन। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये एनालाइज करते हैं कि जो टूरिज़्म है वो क्या जेन्युइन कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट कर रहा है, या फिर स्टीरियोटाइप्स को और इनइक्वालिटीज़ को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपके इसमें भी इंटरेस्टेड रहते हैं कि कैसे आपकी लोकल कम्युनिटीज़ टूरिस्ट के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं, मतलब चाहे वो डांस परफॉर्मेंसेस के थ्रू हो, चाहे वो स्टेज परफॉर्मेंस कैसी भी हो, क्राफ्ट, फेस्टिवल्स, तो उनके थ्रू जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो टूरिस्ट के सामने अपने आप को कैसे पेश करती हैं, और जो आपकी ये रिप्रेजेंटेशन है टूरिस्ट के सामने, ये कैसे डिफ़र करती है और फ्रॉम देयर एवरीडे कल्चरल प्रैक्टिस, मतलब जो रेगुलर जो कल्चरल प्रैक्टिस है उनकी, और जो वो पोर्ट्रे करते हैं टूरिस्ट के सामने, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है वो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट देखते हैं, ठीक है। एक अनदर सिग्निफिकेंट एरिया जो स्टडी है टूरिज़्म में, वो है ऑथेंटिसिटी। टूरिस्ट जो होता है ना, वो ये देखता है कि भाई जो भी वो कल्चरल एक्सपीरियंस कर रहा है वो ऑथेंटिक हो, सच्चा हो। बट एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्वेश्चन करते हैं क्या ये ऑथेंटिसिटी जो है वो सच्ची है, क्या सच्ची में ये कंस्ट्रक्टेड तो नहीं है, ये जेन्युइन तो है ना। मतलब कि जो कल्चरल शोज़ हैं और ट्रेडिशनल डांसेस हैं, इनको जो होस्ट होता है वो ऑल्टर करके इस तरीके से पेश करता है ताकि टूरिस्ट की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सके, ठीक है।
तो वो जो रियल ट्रेडिशंस है ना उसको ब्लेंड कर देता है इमेजिन ट्रेडिशंस के साथ। मतलब जो टूरिस्ट ने इमेजिन किया होता है ना तो उसके साथ वो क्या करता है, उसको ब्लेंड कर देता है। सो टूरिज़्म जो होती है ना वो आपकी आइडेंटिटी और सेल्फ परसेप्शन को भी इफ़ेक्ट करती है होस्ट कम्युनिटी की। ये क्या लीड करती है, रिवाइवल ऑफ फॉरगॉटन कस्टम्स या फिर सेंस ऑफ प्राइड इन लोकल हेरिटेज। सो कन्वर्सली इट में रिजल्ट इन एलिनेशन और लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी व्हेन ट्रेडिशंस आर ऑल्टर्ड टू सूट टूरिस्ट प्रेफरेंसेस। ठीक है, नीचे आ जाओ, नीचे लिखोगे आप फिर कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ना वो क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं मास टूरिज्म का इफ़ेक्ट कि वो इन्वायरमेंट पे कैसा पड़ रहा है और सोशल कल्चर्स पे। ठीक है, जो इश्यूज जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गई, कमर्शलाइजेशन हो गई, इंक्रीज डिपेंडेंसी हो गई टूरिज्म के इनकम पे, फिर और चेंजेस इन जेंडर रोल्स एंड सोशल हायरार्कीज, ये सारे एक्सप्लोर किए जाते हैं आपके डिटेल में। सो कंक्लूजन में आप लिखोगे जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी है टूरिज्म की, ये आपको ऑफर करती है एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग कि हाउ टूरिज्म इज़ नॉट जस्ट अ लेजर एक्टिविटी बट अ कॉम्प्लेक्स कल्चरल प्रोसेस। ठीक है, ये बोलती है कि टूरिज्म कैसे सिर्फ एक खाली टाइम पास करने की एक्टिविटी नहीं है बल्कि एक कॉम्प्लेक्स कल्चरल प्रोसेस भी है। सो एथनोग्राफिक मेथड्स को यूज़ करके, जैसे कि पार्टिसिपेंट की ऑब्जर्वेशंस को या फिर इन डेप्थ इंटरव्यूज़ को, एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, ग्राउंडेड इंसाइट्स इनटू लिव्ड रियलिटीज़ ऑफ बोथ टूरिस्ट एंड होस्ट कम्युनिटीज़। मतलब जो आपका एथनोग्राफिक मेथड है जहाँ पर जो आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो जो फील्ड है उसमें रहते हैं और होस्ट और गेस्ट दोनों को ही समझते हैं आपस में। तो उसमें क्या होता है, वो एक क्या करते हैं, एक ग्राउंड रियलिटी देते हैं आपको जो वो उन्होंने उनके बीच में रह के देखी होती है, जो कि टूरिज़्म को एक वाइटल एरिया बनाती है कंटेम्प्रेरी एंथ्रोपोलॉजिकल इंक्वायरी के लिए। ठीक है, फिर अगर आपको डायग्राम बनाना है तो आप ये डायग्राम बना सकते हो छोटा सा, और एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे अगर आपने यहाँ पर फ्लो चार्ट बना लिया तो इसमें टूरिज़्म है, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑफ टूरिज़्म, होस्ट और गेस्ट रिलेशनशिप, कल्चरल इम्पैक्ट, चेंज एंड कंटिन्यूटी, आइडेंटिटी परसेप्शन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। फिर उसके बाद नीचे लिखोगे आप होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप में पावर डायनेमिक्स, म्यूचुअल परसेप्शन, कल्चरल इम्पैक्ट और चेंज एंड कंटिन्यूटी में लिखोगे आप कल्चरल रिवाइवल और कमोडिफिकेशन, आइडेंटिटी और परसेप्शन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ में आप लिखोगे लॉस ऑफ रिवाइवल ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। ठीक है, उसके नीचे आप लिखोगे एथनोग्राफिक मेथड्स जैसे कि ऑब्जर्वेशन हो गई और इंटरव्यूज़ हो गए। ठीक है, फिर टूरिज़्म के ऊपर आते हैं हम। टूरिज़्म में आपका क्या क्या होता है, पहला होता है कल्चरल एक्सचेंज, दूसरा है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट, एंड थर्ड इज़ रिप्रेजेंटेशन एंड ऑथेंटिसिटी। सो कल्चरल एक्सचेंज में आपका आ जाता है लर्निंग एंड शेयरिंग, स्टीरियोटाइप्स, होस्ट गेस्ट नॉर्म्स। इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट में आता है आपका डिपेंडेंसी ऑन टूरिज़्म, डिस्प्लेसमेंट इश्यूज, जेंडर रोल शिफ्ट्स, और आपका रिप्रेजेंटेशन एंड ऑथेंटिसिटी में आ जाता है स्टेज परफॉर्मेंस, टूरिस्ट एक्सपेक्टेशन और रियल वर्सेस इमेजिन कल्चर। तो ये आपको आप अगर कुछ भी ना आए तो ये टेबल वगैरह बना के आ जाना, तब भी मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन रिलीजियस टूरिज्म एंड डिस्कस विद एग्जांपल। देखो, जो आप ट्रैवलिंग करते हो उस जगह पे जिसकी कोई रिलीजियस इम्पोर्टेंस होती है उसी को हम बोलते हैं रिलीजियस टूरिज़्म। पीपल जो होते हैं ना, जो लोग होते हैं वो इस रिलीजियस टूरिज़्म पे या फिर इस ट्रिप्स पे क्यों जाते हैं, क्योंकि उनकी कोई मान्यता होती है या फिर वो डिवोटेड होते हैं श्रद्धा अपनी मान्यता के लिए, या फिर स्पिरिचुअल पीस को सीख करने के लिए, और किसी कोई रिलीजियस इवेंट हो रहा है तो उसमें पार्ट लेने के लिए ही आपका रिलीजियस टूरिज़्म होता है। ये आपका सबसे पुराना फॉर्म है टूरिज़्म का ह्यूमन हिस्ट्री में। पहले भी जो लोग थे ना वो सेक्रेड प्लेसेस पे आपके जाते रहते थे ताकि वो अपनी डिवोशन, अपनी श्रद्धा
और वो प्रे कर सकें और ब्लेसिंग्स को सीख कर सकें। सो रिलीजियस टूरिज्म जो है ना, वो या तो कोई इंडिविजुअल या फिर ग्रुप बेस्ड टूरिज्म भी हो सकता है, जो आपकी इंक्लूड करता है शॉर्ट विजिट्स को, जैसे कि वन डे टेम्पल विजिट, एक दिन की टेम्पल विजिट हो गई, या फिर किसी लंबे पिलग्रिमेज को जिसमें आपकी चार धाम यात्रा वगैरह आ जाती है। ये आपका हेल्प करता है स्पिरिचुअल बिलीव्स को समझने में और लोकल इकोनॉमीज़ को सपोर्ट करने में थ्रू हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज लाइक होटल्स, फूड एंड ट्रांसपोर्ट। फिर आप लिखोगे टाइप ऑफ रिलीजियस टूरिज्म, जिसमें पहला है आपका पिलग्रिमेज, दूसरा है आपका फेस्टिवल बेस्ड ट्रैवल, तीसरा है आपका हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, पिलग्रिमेज में आप बताओगे कि इसमें आपकी होली प्लेस पे जर्नी को बोला जाता है पिलग्रिमेज, ठीक है, फॉर रिलीजियस रीजंस। जैसे कि आप वाराणसी वगैरह गए या मक्का मदीना में गए तो उसको आप पिलग्रिमेज बोलोगे। दूसरा है आपका फेस्टिवल बेस्ड, मतलब आप किसी रिलीजियस फेस्टिवल को, फंक्शन को अटेंड करने के लिए गए हो, जैसे कुंभ मेला हो गया, क्रिसमस हो गया वेटिकन सिटी में। देन हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर, आप इसलिए टेम्पल विजिट को विजिट कर रहे हो या फिर कोई चर्च को, मॉस्क को, मोनेस्ट्री को, क्योंकि उनकी एक क्या है, एक कल्चरल हेरिटेज है उनके पास और उनकी बनावट ऐसी है, तो इसलिए आप जा रहे हो, या कोई स्पिरिचुअल वैल्यू है। जैसे कि गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, अजमेर शरीफ दरगाह है आपका, ठीक है, अजमेर में, तो ये आप इसलिए जाते हो। रिलीजियस टूरिज्म के बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये आपके विश्वास को और आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन को, श्रद्धा को ये स्ट्रेंथन कर देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये आपके कल्चरल एक्सचेंज को और यूनिटी को प्रमोट करता है। ये आपको इनकम प्रोवाइड करता है, लोकल लोगों को, गाइड, शॉपकीपर, ड्राइवर्स को। और फोर्थ पॉइंट क्या है? ये हेरिटेज साइट को प्रिजर्व करता है। फिर आपके चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं रिलीजियस टूरिज्म में? ओवर क्राउडिंग हो जाती है जगह की, ठीक है, अब आपने कई बार देखा होगा मंदिर वंदिर में या फिर कहीं भी जाते हो, ओवर क्राउडिंग की वजह से धक्का मुक्की हो जाती है और उसके बाद बहुत सारे स्टैम्पेड वगैरह भी हो जाती है, ठीक है, ये सब चैलेंजेस। दूसरा, हम उस सेक्रेड साइट को ना कई बार क्या होता है, पॉल्यूट कर देते हैं और डैमेज भी पहुंचा देते हैं। देन कमर्शलाइजेशन हो जाती है जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी, कि वहाँ पर बाहर जो हैं इतने लोग बैठे होते हैं, है ना, वो आपको कोई कोई कुछ कह के कोई चीज़ बेचता है, कोई कुछ कह के कोई चीज़ बेचता है, तो बेसिकली उस रिलीजियस प्लेस की ना मान्यता ख़त्म कर दी जाती है और उसको ज़्यादा एक कमर्शियल प्रोडक्ट की तरह दिखाया जाता है, ठीक है। सो रिलीजियस टूरिज्म के जो टाइप्स हैं ना, आप यहाँ पर लिखोगे कि टाइप्स में आ जाएगा आपका पिलग्रिमेज, फेस्टिवल्स और हेरिटेज। और पर्पस में आप लिखोगे कि स्पिरिचुअल पीस के लिए आप जाते हो, फेथ एक्सप्रेशन के लिए और कल्चरल लर्निंग के लिए। फिर रिलीजियस टूरिज्म के एग्जाम्पल्स हैं आपके, जैसे कि हिंदुज़म में वाराणसी में जाना, तिरुपति बालाजी टेम्पल में जाना। इस्लाम में अगर हम देखें तो मक्का में जाना हज के लिए, अजमेर शरीफ दरगाह में जाना। क्रिश्चियनिटी में देखें तो हम वेटिकन सिटी में जाना या वेलंकानी चर्च में जाना। देन बुद्धिज़्म में देखें तो बोध गया, सारनाथ, इन जगह पे जाना। ये हमारे रिलीजियस टूरिज्म के एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका कमोडिफिकेशन ऑफ टूरिस्ट साइट अलोंग विद एग्जांपल्स। सो कमोडिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना और उनको इस तरीके से कन्वर्ट करना कि वो खरीदी और बेची जा सके और मार्केटिंग उसकी हो सके। टूरिज़्म के कंटेक्स्ट में जो कमोडिफिकेशन है टूरिस्ट साइट की, वो क्या मतलब होता है उसका, कि जो कल्चरल प्लेसेस हैं, ट्रेडिशंस और नेचुरल एरियाज़ हैं, उनको कन्वर्ट कर देना, उनको टर्न करना टूरिस्ट अट्रैक्शंस में फॉर कमर्शियल पर्पसेस, ताकि आप उनसे अर्निंग कर सको कमर्शियल पर्पसेस के लिए। ये आपके तब होता है जब आप लोकल ट्रेडिशंस को, रिलीजियस रिचुअल्स को या फिर आपके हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स को इस तरीके से पैकेज करके और प्रेजेंट करते हो ताकि वो टूरिस्ट को अपील कर सके, टूरिस्ट को अच्छा लग सके। तो कमोडिफिकेशन होती क्यों है? अब आप ये लिखोगे व्हाई डज कमोडिफिकेशन हैपन। सो कमोडिफिकेशन होती है, देखो टूरिज्म जो होता है ना, वो एक मेजर सोर्स है रिलीजन्स के लिए, रीजन्स के लिए, ठीक है।
सो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो लोकल कम्युनिटीज़ और गवर्नमेंट है वो क्या करती है, कल्चर, हेरिटेज और नेचुरल ब्यूटी की मार्केटिंग करती है उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में बना के। सो ये क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे कि अपनी कल्चरल जो परफॉर्मेंसेस होती है, जो पर्टिकुलर फेस्टिवल्स पे वो लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको सेल करना शुरू कर देते हैं। देन शॉप्स को वो क्या करते हैं, सेटअप करते हैं ताकि ट्रेडिशनल आइटम्स को बेचा जा सके। देन वो मनी को चार्ज करते हैं टू एंटर सेक्रेड एंड हिस्टोरिकल साइट्स। वो इवेंट्स को क्रिएट करते हैं एंटरटेनमेंट ऑफ टूरिस्ट के लिए, ठीक है, टूरिस्ट के एंटरटेनमेंट के लिए वो बेसिकली इवेंट्स क्रिएट करते हैं। सो भले ही ये जो है ये आपकी मनी और जॉब्स दोनों ही लेके आता है, बट ये आपकी ना मीनिंग, जो आपकी कल्चर का मीनिंग है और उसकी वैल्यू है उसको भी चेंज कर देता है, और नेचुरल साइट की वैल्यू को भी ये चेंज कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो कमोडिफिकेशन ऑफ टूरिस्ट साइट के। सबसे पहला है आपका फोक डांस फॉर टूरिस्ट। जो हम टूरिस्ट के लिए फोक डांस परफॉर्म करते हैं ना, पहला एग्जाम्पल तो वही है। जैसे बहुत सारे प्लेसेस, जैसे कि राजस्थान में जो ट्रेडिशनल डांस है उनका घूमर या फिर कालबेलिया, उसको परफॉर्म किया जाता है होटल्स और रिजॉर्ट्स में, कल्चरल रीजन्स की वजह से नहीं, बल्कि ताकि जो टूरिस्ट हैं उनको एंटरटेन किया जा सके। सो ओरिजिनल जो स्पिरिचुअल और फेस्टिवल पर्पस है ना उसका इन डांस फॉर्म का, वो कहीं खो जाता है। फिर आती हैं आपके रिलीजियस साइट्स, टेम्पल्स जैसे कि तिरुपति बालाजी, और चर्च जैसे कि वेलंकानी, वो आपके ह्यूज नंबर ऑफ टूरिस्ट को देखती है, मतलब बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ विज़िट करते हैं। सो जैसे ही आपकी विजिटर्स ज़्यादा होते हैं तो आपको पता है कि राइज ऑफ विजिटर्स होगा जब, तो शॉप्स, एंट्री टिकट्स, वीआईपी पासेस और कमर्शियल स्टॉल्स ये भी उसके साथ साथ ही अपीयर हो जाती हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका पूजा पाठ करने की जगह है ना, वो एक पार्शली कमर्शियल जोन बन जाता है। तीसरा है आपका हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। तो जैसे कि साइट्स हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, इनको प्रमोट किया जाता है विद सोवेनिर्स, गाइडेड टूर्स एंड फोटो स्पॉट्स। तो उससे क्या होता है, हेरिटेज जो होता है ना आपका, ये एक प्रोडक्ट बन जाता है टू कंज्यूम, ठीक है, रादर देन की स्पेस ऑफ हिस्टोरिकल रिफ्लेक्शन। फोर्थ पॉइंट देखो, नेचुरल साइट्स। जो हिल स्टेशंस और बीचेस हैं, ये क्या करते हैं, ऑफन ये ना ओवर डेवलपमेंट को फेस करते हैं। मतलब जैसे कि हिल स्टेशन और बीचेस पे क्या होता है, आपको रिजॉर्ट्स मिलेंगे, कैफ़ेज़ मिलेंगे, एडवेंचर पार्क्स मिलेंगे, जो कि टूरिस्ट के लिए बनाए जाते हैं, और ये आपके इकोसिस्टम के लिए, नेचुरल इकोसिस्टम के लिए बहुत ही डैमेजिंग होता है। फिर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं आपके टूरिज़्म के, वो क्या क्या हैं, और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखो। इसके जो कमोडिफिकेशन है टूरिस्ट साइट के, इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं कि ये इनकम जनरेट करती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है लोकल लोगों के लिए। ये आपके जो कल्चर का एस्पेक्ट्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखने में बहुत हेल्प करती है, और ये एक ग्लोबल अवेयरनेस क्रिएट करती है लोकल ट्रेडिशंस के लिए और साइट्स के लिए। फिर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, जो कल्चर है ना वो एक शो की तरह बन जाता है, वो एक प्रोडक्ट की तरह बन जाता है, रादर देन उसको, मतलब उस एक्सपीरियंस को, लिव्ड एक्सपीरियंस की बजाय वो सिर्फ एक प्रोडक्ट या फिर शो की तरह बन जाता है। सेकंड नेगेटिव इफ़ेक्ट है कि वो अपनी सच्चाई, ऑथेंटिसिटी लूज़ कर देता है, ओवर क्राउडिंग हो जाती है और इन्वायरमेंटल डैमेज होता है। लोकल जो लोग होते हैं ना, वो अपनी ही जो हेरिटेज साइट है उससे कनेक्ट नहीं कर पाते कई बार, तो ये होते हैं उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। सो देखो, अगर आपको उसकी फॉर्म में लिखना है फ्लो चार्ट, तो उसमें आप लिखोगे कल्चरल और नेचुरल साइट। फिर टूरिस्ट इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है, जिससे लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी उस साइट को प्रमोट करती हैं। प्रमोशन के बाद जो है टूरिज़्म को एज अ प्रोडक्ट और सर्विस की तरह क्रिएट किया जाता है, और फिर कमर्शलाइजेशन होती है कल्चर की, और जिसकी वजह से ऑथेंटिसिटी और लूज़ होती है, ओवर यूज़ ज़्यादा होता है। सो यहाँ पर आपको लिखना है कमोडिफिकेशन ऑफ टूरिज़्म। इसमें आप लिखोगे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स। पॉजिटिव में लिखोगे जॉब और इनकम जनरेट होती है,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, टूरिस्ट का इंटरेस्ट बना रहता है और कल्चरल अवेयरनेस फैलती है। नेगेटिव में लिखोगे कल्चर जो होता है वो एक शो की तरह, एक प्रोडक्ट की तरह बन जाता है, इन्वायरमेंट की डैमेज होता है, रिचुअल्स का लॉस होता है, और जो लोकल है वो क्या होता है, उसका प्राइजेज़ जो लोकल आइटम्स वगैरह होते हैं उसके प्राइजेज़ बढ़ जाते हैं और लोकल लोगों के लिए वहाँ रहना, घर लेना या फिर कुछ भी बाय करना वो टफ हो जाता है, ठीक है, वो महंगा होता है। कमोडिफिकेशन जो टूरिस्ट की साइड की है ना, वो एक दो धारी तलवार की तरह चलती है। एक साइड पे तो ये इकोनॉमी को बूस्ट करती है और कल्चरल एक्सपोजर को प्रमोट करती है, पर दूसरी साइड में ना ये आपकी जो सच्चाई है, ऑथेंटिसिटी है, वैल्यूज़ है और इन्वायरमेंट है उस जगह का, उसको ख़राब कर देती है। तो बैलेंस और एक रिस्पेक्टफुल अप्रोच जो है टूरिज़्म की वो ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, जहाँ पर लोकल कम्युनिटी और कल्चरल इंटीग्रिटी आपकी प्रोटेक्टेड रहे। अब आपको फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें आपको राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, मैंने तीनों पे नोट्स लिखवाए हैं आपके, देख लेना, ठीक है। पहला है आपका ऑथेंटिसिटी ऑफ टूरिज़्म, सेकंड है आपका कल्चरल ड्रिफ्ट और थर्ड है फील्ड साइट। ऑथेंटिसिटी ऑफ टूरिज़्म, देखो ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है कि कैसे रियल और जेन्युइन, ठीक है, कल्चरल एक्सपीरियंस को टूरिस्ट के सामने दिखाया जाए, कि हाउ रियल और जेन्युइन अ कल्चरल एक्सपीरियंस अपीयर्स टू अ टूरिस्ट, मतलब टूरिस्ट के सामने वो जो आपका कल्चर एक्सपीरियंस है वो कितना जेन्युइन और कितना रियल लग रहा है। टूरिस्ट हमेशा ये देखते हैं कि जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना वो ऑथेंटिक हो और वो कुछ इस तरीके से हो जो ट्रू एसेंस दिखाए उस जगह की, उस ट्रेडिशन की और उन लोगों की। बट टूरिज़्म में ना ऑथेंटिसिटी जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड इशू बन जाती है, स्पेशली जब कल्चर को प्रेजेंट करने की और मॉडिफाई करने की बात आती है टू मीट टूरिस्ट एक्सपेक्टेशंस। टाइप ऑफ ऑथेंटिसिटी आपको बताना है। ऑथेंटिसिटी के टाइप्स जैसे कि स्कॉलर्स लाइक डीन मैककेनल ने डिस्क्राइब किया था। पहला है आपका ऑब्जेक्टिव ऑथेंटिसिटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑथेंटिसिटी आपका ओरिजिनल, जेन्युइन और आर्टिफैक्ट्स और रिचुअल्स के ऊपर बेस्ड है, मतलब सीइंग अ रियल बुद्धिस्ट रिचुअल इन अ मोनेस्ट्री, मतलब रियल बुद्धिस्ट रिचुअल को मोनेस्ट्री में होते हुए देखना, ये आता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑथेंटिसिटी में। फिर आपका आता है कल्चरल कंस्ट्रक्टिव ऑथेंटिसिटी। कंस्ट्रक्टिव ऑथेंटिसिटी में होता है कि जो टूरिस्ट जब बिलीव करते हैं कि ये चीज़ सच्ची है, भले ही वो चीज़ उनको स्टेज करके या फिर कुछ उसमें चेंजेस करके उसको दिखाई जा रही हो, फिर भी टूरिस्ट को लगे कि ये चीज़ सच्ची है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जो ट्राइबल डांस परफॉर्म होता है रिजॉर्ट्स वगैरह में, वो अक्सर जो है वो उसको मॉडिफाई करके दिखाया जाता है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, बट टूरिस्ट को लगता है कि ऐसा ही होता है, यही सच्ची है। देन एग्जिस्टेंशियल ऑथेंटिसिटी। एग्जिस्टेंशियल ऑथेंटिसिटी में क्या होता है, जब टूरिस्ट जो होता है वो एक डीप पर्सनल कनेक्शन फील करता है और सेल्फ डिस्कवरी को डिस्कवर करता है ट्रिप के दौरान। एग्जाम्पल देखो, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो हम ट्रैकिंग के टाइम एक्सपीरियंस करते हैं हिमालयाज़ पे, रिगार्डलेस ऑफ कल्चरल एक्यूरेसी। बेनिफिट्स इसमें क्या हो जाते हैं कि ये आपका प्रमोट करता है इंटरेस्ट को लोकल कल्चर्स में, और इट कैन लीड टू रिवाइवल ऑफ लॉस्ट ट्रेडिशन, जो हमारे ट्रेडिशंस जो खो चुके हैं उनके रिवाइवल को भी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। प्रॉब्लम क्या है इसके के साथ साथ कि जो कल्चर होता है ना वो ऑफन स्टेज्ड या फिर सिंप्लीफाइड होता है। देन दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है कमोडिफिकेशन की, कल्चर को एक प्रोडक्ट की फॉर्म में पेश करा जाता है और लोकल पीपल के ऊपर एक प्रेशर होता है कि उनको इस तरीके से अपने आप को पेश करना है और अपनी आइडेंटिटी को दिखाना है टूरिस्ट के सामने, ठीक है। फिर ये आप एक टेबल शो कर सकते हो कि टूरिस्ट की एक्सपेक्टेशंस, डिमांड फॉर ऑथेंटिक कल्चर, कल्चरल डिस्प्ले मॉडिफाइड और कमर्शियलाइज, ऑथेंटिसिटी परसीव्ड बाय टूरिस्ट, जिसमें ऑब्जेक्टिव आ जाता है, कंस्ट्रक्टिव और एग्जिस्टेंशियल, तीनों चीज़ें आ जाती हैं। चलो अब शॉर्ट नोट लिखने था कल्चरल ड्रिफ्ट पे। कल्चरल ड्रिफ्ट का मतलब होता है एक ग्रेजुअल चेंज या फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस, वैल्यूज़ और उनकी मीनिंग्स में एक शिफ्ट, ठीक है,
जो टाइम के साथ आता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से, पर्टिकुलरली जो टूरिज्म की वजह से आता है, बेसिकली जो चेंज आता है आपके कल्चर में, उसी को हम बोलते हैं कल्चरल ड्रिफ्ट। टूरिस्ट जो होता है वो लोकल कम्युनिटीज़ के साथ इंटरेक्ट करता है, अपनी प्रेफरेंसेस डिमांड्स को वो अपने उनके सामने रखता है, ठीक है, अपने जो दुनिया के जो बारे में जो व्यूज़ हैं वो उनको बताता है, जिसकी वजह से कभी कभार माइनर या फिर मेजर, ठीक है, चेंजेस हो जाते हैं उन लोगों की प्रैक्टिस में या फिर अपने कल्चर में। सो कॉजेज़ क्या हैं कल्चर टूरिज़्म कल्चरल ड्रिफ्ट के टूरिज़्म में? वो है आपका रिपीटेड टूरिस्ट इंटरैक्शन। जब आपके लोकल ऐसे जब रिपीटेड टूरिस्ट इंटरेक्शन से क्या होगा, लोकल टूरिस्ट से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, जब वो बार बार रिपीटिशन में होगा ना, तो कभी कभार वो ऐसा करेंगे, वो जो टूरिस्ट की नीड्स को जो मीट कर सके उस तरीके का बिहेवियर वो अडाप्ट कर लेते हैं। जैसे कि जो अपने फूड रेसिपीज़ को उस तरीके से चेंज करना जो टूरिस्ट को पसंद है, ठीक है, टूरिस्ट के टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने कल्चर में चेंज ले आना। अब जैसे गुजरात में मीठी दाल खाई जाती है, ठीक है, अब मान लो मैं हूँ और मैं टूरिस्ट आ रहे हैं और उनको मीठी दाल पसंद नहीं आ रही, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने उसमें चेंज करके फूड में मैं उसको नमक वाली दाल बना देती हूँ। तो ऐसे अपने कल्चर में या फिर अपने फूड अपने टेस्ट में उनके हर चीज़ में चेंज करना, उसी को हम बोलते हैं वो पॉइंट आ जाएगा आपका रिपीटेटिव इंटरेक्शन में। फिर कमर्शलाइजेशन, अपने कल्चर को एक प्रोडक्ट के फॉर्म में बेचना, जैसे कि क्राफ्ट हो गया, ठीक है, हैंडमेड जो जो हैंडमेड आइटम्स होते हैं वो पहले आप लोगों के घर तक के लिए ही सीमित होते थे, लेकिन उसको मास प्रोडक्शन करना उस चीज़ की, ठीक है, अपनी कोई भी चीज़ है जो पुरानी ऑथेंटिक है, जो मान लो कोई शिल्प कला है, कुछ भी है, हस्तकला है, उसको कमर्शलाइज करना, उसको बेचना प्रोडक्ट की फॉर्म में। फिर आता है आपका लॉस ऑफ सेक्रेड मीनिंग, रिचुअल्स और फेस्टिवल्स को इस तरीके से परफॉर्म करना कि बस वो टूरिस्ट के लिए ही हैं, जो कि अपना ओरिजिनल रिलीजियस वैल्यू खो देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लो, एग्जाम्पल्स में आ जाएगा पहला ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स जो विलेजेस में होता है और नाउ शेड्यूल और शॉर्टन टू फिट टूरिस्ट इटिनरीज, लैंग्वेज में शिफ्ट हो जाता है, यूथ जो होता है वो इंग्लिश प्रेफर करता है और टूरिस्ट की जो लैंग्वेज होती है वो बोलने लग जाता है ओवर देयर नेटिव लैंग्वेज। कल्चरल क्लोथिंग, हम इस तरीके से कल्चर जो क्लोथिंग है वो वियर करने लग जाते हैं रादर देन जो डेली वियर होता है हमारा। इफ़ेक्ट्स क्या हैं कल्चरल ड्रिफ्ट के? पॉजिटिव भी हो सकते हैं कि भाई अडेप्टेबिलिटी आ जाए, इंक्रीज्ड इनकम, कल्चरल ब्लेंडिंग। नेगेटिव में हो सकता है कि आपके कल्चर इरोड हो जाए, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन हो जाए, लॉस ऑफ ट्रेडिशन हो जाए, ठीक है। ये आपका टेबल है, ये बना लेना आप अगर आपको बनानी है तो। फिर आगे चलते हैं। फील्ड साइट इन टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी। फील्ड साइट क्या होती है? फील्ड साइट वो लोकेशन होती है जहाँ पर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो जाते हैं ताकि वो ऑब्जर्व कर सकें, स्टडी कर सकें और लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, ताकि वो जो एक कल्चरल प्रोसेस है उसको समझ सके, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ समझी जा रही है? इसमें समझी जा रही है टूरिज्म के माध्यम से हर चीज़, ठीक है। सो इट इज़ अ रियल वर्ल्ड प्लेस वेयर रिसर्चर्स यूज़ एथनोग्राफिक मेथड्स। ये एक रियल वर्ल्ड प्लेस है जिसमें जो रिसर्चर्स हैं वो एथनोग्राफिक मेथड्स जैसे कि पार्टिसिपेंट की ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़ और फील्ड नोट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। उनके बीच में ही रहते हैं और उनको समझते हैं, उनकी मानसिकता को समझते हैं, उनके बिहेवियर को समझते हैं, चाहे उनका बिहेवियर गंदा हो, चाहे उनका बिहेवियर अच्छा हो, तो वो चीज़ समझते हैं, आपस में वो कैसा बिहेव करते हैं, एक दूसरे के बारे में कितना गलत सोचते हैं, ये सब चीज़ें वो बताते हैं, ठीक है। देन टूरिज्म स्टडीज़ में क्या होता है, ये जो फील्ड साइट है ना वो डिपेंड करती है रिसर्च क्वेश्चन पे। मतलब कि फील्ड साइट एक विलेज भी हो सकती है जहाँ पर लोकल्स परफॉर्म फॉर टूरिस्ट, एक सिटी भी हो सकती है जो एक ब्लूमिंग टूरिज्म इकोनॉमी है, एक हेरिटेज साइट भी हो सकती है जैसे कि ताजमहल वगैरह, और एक बीच टाउन भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर रिलीजियस प्लेस, ठीक है।
जो आपकी फील्ड साइट है उसमें मेथड कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो ये 4 तरीके के मेथड्स आपके यूज़ होते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़, फील्ड नोट्स और मैपिंग। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो लोकल्स के साथ ही रहते हैं और टूरिस्ट के साथ रहते हैं ताकि उनकी इंटरेक्शन वगैरह को ऑब्जर्व कर सकें। देन इंटरव्यूज़ में क्या होता है, ये लोग जो हैं ये गाइड्स वगैरह से, शॉपकीपर से, लोकल से और टूरिस्ट से बात करते हैं और उनका इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं, उनकी चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं। देन फील्ड नोट्स, ये आपके डेली रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू और रिफ्लेक्शंस के थ्रू। फिर मैपिंग में क्या होता है, ये स्केच करते हैं कैसे टूरिज़्म एरिया जो है वो ऑर्गेनाइज होता है। पर्पस क्या होता है फील्ड वर्क का टूरिज़्म में, कि वो ये स्टडी करते हैं कैसे जो आपका टूरिज़्म है ना वो लोकल कल्चर को, इकोनॉमी को, आइडेंटिटी को और इन्वायरमेंट को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। मतलब होस्ट और गेस्ट के रिलेशनशिप को समझना, ये समझना कि जो ये चीज़ है वो कितना ऑथेंटिक है और या फिर कोई जो ऑथेंटिक है या फेक है। चैलेंजेस जो इस फील्ड में आते हैं वो आता है लैंग्वेज बैरियर्स। आपकी लैंग्वेज अलग हो सकती है और जिस आप साइट पे जा रहे हो उन लोगों की लैंग्वेज अलग हो सकती है, तो उनकी लैंग्वेज सीखना और उनसे बात करना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। देन लोकल्स का ट्रस्ट गेन करना, ठीक है, रिसर्चर्स के अपने ही बायस जो नज़रिया है या फिर इन्फ्लुएंस है वो। टूरिज़्म जो एक सीजनल एक्टिविटी है, ठीक है, तो कुछ फील्ड साइट्स हो जाती हैं जो बिज़ी होती हैं सिर्फ फेस्टिवल्स के टाइम पे, और ये चीज़ भी देखना कि कब आपकी फेस्टिवल साइट्स कम बिज़ी हैं ताकि आप इंटरेक्ट कर सको और चीज़ों को समझ सको। देखो इसमें होता क्या है, पहले आप एक फील्ड साइट को सिलेक्ट करते हो, चाहे विलेज है, सिटी है, कैसी है। उसके बाद आप उनके बीच में रहते हो और लोकल्स के बीच में एक रेपो बनाते हो, अच्छी रेपो, ठीक है। फिर आप वहाँ पर एथनोग्राफिक मेथड्स को यूज़ करते हो, जैसे कि ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना, इंटरव्यूज़ वगैरह लेना। फिर आप एनालाइज करते हो कल्चर पैटर्न्स को और देन यू राइट अ रिपोर्ट ऑन टूरिज्म इम्पैक्ट। तो ये सारे स्टेजेस होते हैं आपके, ठीक है। फिर क्वेश्चन है आपका, डिस्कस फूड एंड फेस्टिवल्स एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन टूरिज्म। ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसका ये मतलब होता है कि जो ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस, एक्सप्रेशंस और स्किल्स हैं जो हम पास करते हैं जनरेशन टू जनरेशन, उसी को हम बोलते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। जैसे मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स हो गई, वो नहीं, जिस वो तो हो गई आपकी टेंजिबल हेरिटेज। लेकिन ICH जो होता है ना, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये एक लिविंग कल्चर होता है। जैसे कि आप फोक डांस अपनी जनरेशन्स में पास कर रहे हो, लैंग्वेज अपनी जो एक पर्टिकुलर है, फेस्टिवल्स, म्यूजिक्स, आपके फूड ट्रेडिशंस होते हैं, उनको आप जनरेशन टू जनरेशन जो है ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है। सो अमंग दीज जो फूड और फेस्टिवल है ना वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टूरिज़्म को प्रमोट करने में और एक कल्चर के बारे में समझने में, ठीक है। फूड एज ICH, फूड एज इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। फूड जो होता है ना उसका मतलब यही नहीं है, इट्स मोर देन जस्ट वी ईट। ये हमारी हिस्ट्री को, जोग्राफी को, रिलीजन को और कम्युनिटी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। कि मतलब हम अगर कोई दाल रोटी खा रहा है, कोई बाजरे की रोटी खा रहा है, ठीक है, कोई आपका मक्के की रोटी खा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी रिफ्लेक्ट करती हैं कल्चरल हेरिटेज को, कि भाई कैसी आपकी ICH, मतलब कि आपकी हिस्ट्री क्या रही है, क्यों आपके फूड पैटर्न्स ऐसे हो गए हैं, आपके एरिया की जोग्राफी कैसी थी, मतलब कि क्या वहाँ ज़्यादा गर्मी थी जिसकी वजह से आप कोई और फूड आइटम ले रहे हो, या फिर वहाँ ठंड है जिसकी वजह से आपको फ़िश वगैरह खाने की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो ये जो हर रीजन और कंट्री ना उसकी एक यूनिक कलिनरी प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि सेंचुरीज़ के द्वारा डेवलप की गई होती हैं, सेंचुरीज़ के में डेवलप होती हैं, ठीक है। सो टूरिस्ट क्या करता है, ऑफन ये ट्रैवल करता है
to experience authentic local cuisine, making food a central part of cultural tourism. एग्जाम्पल देखो, जैसे कि इंडिया के रीजनल कुजीन्स जो होते हैं, जैसे हैदराबादी बिरयानी हो गई, राजस्थानी थाली है, आपकी बंगाली स्वीट्स है, ये रिफ्लेक्ट करती है लोकल क्लाइमेट को, क्रॉप्स को और कस्टम्स को। फ्रेंच कुजीन्स हो गए, मेडिटेरेनियन डाइट हो गई, ये सारी जो यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, ठीक है, एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो ये आपको एग्जांपल लिखना है कि फ्रेंच कुजीन्स एंड मेडिटेरेनियन डाइट आर ऑफन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। फूड टूरिज्म आपका क्या इंक्लूड करता है कि पार्टिसिपेटिंग इन लोकल क्लासेस में पार्टिसिपेट करना, फूड फेस्टिवल्स को अटेंड करना, लोकल मार्केट्स को विजिट करना और स्ट्रीट फूड और ट्रेडिशनल रेसिपीज़ को टेस्ट करना। ठीक है, ये सब आ जाता है आपका आईसीएच में। सो भले ही जो फूड मतलब फूड के थ्रू ना आपके जो टूरिस्ट हैं वो आपकी लोकल आइडेंटिटी, ट्रेडिशंस और कभी कभार रिलीजियस और सीजनल रिचुअल्स को भी समझते हैं। मतलब जैसे कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर डे है, एक आजी हो गई, उस दिन आपने फास्ट रखा है तो आप अलग तरीके का फूड आइटम खाओगे, ठीक है, बाकी दिनों में आप अलग तरीके के फूड आइटम्स खाओगे। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, आपको वो बताते हैं, ठीक है, टूरिस्ट को आपके बारे में समझने में हेल्प करते हैं। फेस्टिवल्स एज अ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। फेस्टिवल्स जो होते हैं ना, एक वाइब्रेंट एक्सप्रेशन है एक कल्चर की। ये आपके रिलीजियस, सीजनल और सोशल कैसे भी हो सकते हैं और ये आपस में कम्युनिटीज़ को इकट्ठा लेके आते हैं। फेस्टिवल्स जो हैं वो इंक्लूड करते हैं म्यूज़िक, डांस, रिचुअल्स, डेकोरेशंस, ट्रेडिशन, क्लोथ्स एंड फूड, जो ऑफ़र करता है आपके फुल कल्चरल एक्सपीरियंस टू विजिटर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, दिवाली जो होती है इंडिया में, या फिर ब्राज़ील में कोई कार्निवल है, या थाईलैंड में सौंकरन है, या ईद सेलिब्रेशंस हैं, ये आपके पॉपुलर हैं कल्चरल टूरिस्ट के बीच में। अब यूनेस्को इनको रिकॉग्नाइज़ करता है फेस्टिवल, जैसे कि दुर्गा पूजा कोलकाता की, वो है एक आईसीएच, ठीक है, यूनेस्को जो दुर्गा पूजा कोलकाता की है उसको आईसीएच के तौर पे रिकॉग्नाइज़ करता है। टूरिज़्म जो होता है फेस्टिवल्स के टाइम पे, ये टूरिस्ट को एक चांस देता है ताकि वो ट्रेडिशंस को, ठीक है, विटनेस कर सके। हाउएवर इट ऑल्सो पॉजेज चैलेंजेस सच एज कमर्शलाइजेशन और क्राउडिंग विच में ऑल्टर द फेस्टिवल्स ओरिजिनल स्पिरिट। फूड और फेस्टिवल आपके पावरफुल एलिमेंट्स हैं टेंजिबल आईसीएच के, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के, और ये आपके टूरिज़्म को क्या करते हैं, मीनिंगफुल और रिच बनाते हैं। ये आपके हेल्प करते हैं कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने में, लोकल कम्युनिटी इकोनॉमी को सपोर्ट करने में, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करते हैं विजिटर और होस्ट कम्युनिटीज़ के बीच में। रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म जो होता है ना, वो इंश्योर करता है कि दैट ये जो लिविंग हेरिटेज है ये हमेशा ही वाइब्रेंट रहे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, डेलिबरेट ऑन सम इश्यूज रिलेटेड टू लोकल एनवायरनमेंट एंड टूरिज़्म। सो ये आपको सबसे पहले बताना है कि इसमें आपको कुछ इश्यूज बताने हैं जो लोकल इन्वायरमेंट और टूरिज़्म से रिलेटेड है। तो टूरिज़्म जो होता है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है आपका इनकम का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का और कल्चरल एक्सचेंज का। सो जब आपका टूरिस्ट का नंबर ग्रो करता है ना, तो सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है लोकल इन्वायरमेंट के लिए, स्पेशली जब जो टूरिज़्म है प्रॉपरली मैनेज ना किया हो। तो रिलेशनशिप जो होती है टूरिस्ट के बीच में और लोकल इन्वायरमेंट के बीच में, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, बिकॉज टूरिज़्म जो होता है ना वो नेचुरल ब्यूटी पे तो डिपेंड करता ही है, बट कभी कभार उस नेचुरल ब्यूटी को, उस एटमॉस्फेयर को, उस इन्वायरमेंट को डैमेज भी कर देता है, ठीक है। सो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं टूरिज़्म की वजह से इन्वायरमेंट को, कि ओवर क्राउडिंग और पोल्यूशन। पहला जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो होती है ओवर क्राउडिंग।
पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे कि हिल स्टेशंस हो गई, बीचेस हो गए, हेरिटेज साइट्स हो गई, ये ऑफन यहाँ पर ये क्या फेस करती हैं, ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम को। मतलब वहाँ पर ज़्यादा लोग जो हैं विजिटर्स वहाँ पर जाते हैं, स्पेशली हॉलीडेज़ के टाइम पे, जिसकी वजह से आपका एयर और नॉइस पॉल्यूशन होता है, ट्रैफिक की कंजेक्शन हो जाती है, आपके प्रेशर बढ़ता है लोकल रिसोर्सेज पे कि भाई पानी की खपत ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की खपत ज़्यादा हो गई। सो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे शिमला है और मनाली है, ठीक है, जब इनका पीक सीज़न होता है तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव टूरिज़्म को फेस करते हैं और कभी कभार रूम भी नहीं मिलता आपको, ठीक है, और कई बार खाने की जगह तक नहीं मिलती है ढंग से कि भाई आपको खाने की जगह ही मिल जाए, इतना क्राउडेड रहता है शिमला मनाली गर्मियों में, ठीक है। दूसरा एक इशू है वो है लिटरिंग का। समटाइम्स जो टूरिस्ट होते हैं ना, ये प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, अपने फूड रैपर्स हो गए, अदर वेस्ट हो गए, ये सब नीचे फेंक के चले जाते हैं, जो कि वहाँ की क्लीनलीनेस को और ब्यूटी को वो इफ़ेक्ट करता है। बीचेस, फॉरेस्ट और माउंटेन ट्रेल्स जो होते हैं ना, ये स्पेशली वल्नरेबल होते हैं आपके। फिर आता है आपका वाटर एंड रिसोर्स डिप्लीशन, कंस्ट्रक्शन एंड हैबिटेट लॉस, कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो पहला है आपका वाटर एंड रिसोर्स डिप्लीशन। टूरिस्ट जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं बाथिंग के लिए, फिर स्विमिंग पूल्स बने होते हैं, लग्जरी होटल में सर्विसेज होती हैं अलग अलग। तो उससे क्या होता है कि ऑलरेडी जो पानी की किल्लत हमारे पास है, ये और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है जो लोकल रेजिडेंट्स वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। सिमिलरली जैसे कि फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी वो ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम होती है, जो कि इन्वायरमेंट पे स्ट्रेस कॉज करती है। दूसरा है आपका कंस्ट्रक्शन एंड हैबिटेट लॉस। टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए ना आपके बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे होटल्स हो गए, रोड्स हो गए, रिजॉर्ट्स हो गए, शॉप्स हो गए, और ये कई ऐसी ऐसी जगह पे बनते हैं जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव होते हैं, मतलब जहाँ पर पेड़ वगैरह नहीं काटने चाहिए वहाँ भी काट देते हैं लोग इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, जो कि क्या लीड करता है, डिफॉरेस्टेशन होती है, इससे पेड़ वेड़ काट देते हैं, सॉइल इरोजन होती है, अब पेड़ कट जाएंगे तो पानी जो है मिट्टी भी इरोड होगी जैसी बारिश आएगी, और डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। और जो चीज़ पहले एनिमल्स और बर्ड्स के रहने के लिए थी, उस उनका भी हैबिटेट हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि रिजॉर्ट को बनाने के लिए हम ठीक है, नियर कोरल रीफ्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हम या फिर इन सब चीज़ों के लिए हम लोकल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। चौथा पॉइंट है आपका कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। टूरिज्म आपका ना एक कल्चरल पॉल्यूशन भी कॉज करता है, जहाँ पर जो लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं ना, उनको कमर्शलाइज किया जाता है एंड या फिर वो लॉस हो जाते हैं। लोकल कम्युनिटीज़ को ऐसा लगता है कि वो डिसकनेक्टेड है इन्वायरमेंट से ड्यू टू ओवर डेवलपमेंट की वजह से, और सेक्रेड और पीसफुल साइट्स वो अपना वजूद खो देती हैं, वो अपने ओरिजिनल मीनिंग खो देती हैं, बिकॉज बहुत सारे विजिटर्स जब वहाँ पर विजिट करते हैं तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो जाती है। अब एक क्वेश्चन है, डिफाइन इको टूरिज्म, डिस्कस इकोलॉजिकल सस्टेनेबल टूरिज्म इन केरला। इको टूरिज्म ना एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल है नेचुरल एरियाज़ में, जो कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करते हैं, आपके लोकल कल्चर की रिस्पेक्ट होती है जहाँ, और जहाँ पर लोकल वेलबींग, ठीक है, लोकल पीपल की वेलबींग को सपोर्ट कर किया जाता है। ये फोकस करता है नेचर को एक्सपीरियंस करने में, उसको नुकसान पहुंचाए बगैर, और एनकरेज करता है टूरिस्ट को कि वो आपस में कि वो एक पार्टनर की तरह एक्ट करें कंजर्वेशन में, रादर देन कि भाई वो नेचर को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल इको टूरिज्म सोसाइटी ने डिफ़ाइन कैसे किया इको टूरिज्म को, कि ये एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल है नेचुरल एरियाज़ में, जो कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करते हैं, वेलबींग को सस्टेन करते हैं, और आपकी इंटरप्रिटेशन और एजुकेशन भी इसमें इन्वॉल्व होती है। इको टूरिज्म जो होता है ना, वो आपकी लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता है, जैसे कि बर्ड वॉचिंग हो गई, पक्षियों को देखना, ट्रैकिंग हो गई, जाके विलेज को आप विज़िट कराए, या फिर वाइल्ड लाइफ सफारीज़ हो गई। ये प्रमोट करता है आपका सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस
और लोकल रिसोर्सेज का यूज़, और ऑफन जो कम्युनिटी होती है वो इन्वॉल्व होती है टूरिज़्म प्लानिंग और बेनिफिट्स में। की फीचर्स क्या हैं आपके सस्टेनेबल टूरिज्म इन केरला में? पहला है आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लो इम्पैक्ट टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा है पॉपुलर इको टूरिज्म डेस्टिनेशंस। पहला है आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जो केरला का इको टूरिज्म मॉडल है ना, ये आपकी लोकल कम्युनिटीज़ को एंकरेज करता है ताकि आपकी टूरिज्म एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सके। जैसे कि, जस्ट अ मिनट, जो आपके ट्राइबल्स हैं, फार्मर्स हैं और विलेजर्स हैं, ठीक है, इनको ट्रेन किया जाता है एज गाइड्स या फिर होम स्टे ऑपरेटर्स या फिर नेचर इंटरप्रेटर्स। इनका ये क्या करते हैं, जॉब को क्रिएट करते हैं और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉस्टर करते हैं ताकि नेचर को प्रोटेक्ट किया जा सके। लो इम्पैक्ट टूरिज्म एक्टिविटी, सेकेंड पॉइंट। इंस्टेड कि बिग रिजॉर्ट या फिर हाई राइज रिजॉर्ट पे जाया जाए, केरला जो है ना वो प्रमोट करता है इको लॉजेस और फ्री हाउसेस, बैम्बू कॉटेज और होम स्टेज, ठीक है, जो कि आपके नेचुरल मटेरियल से बने होते हैं, ना कि ब्रिक्स वगैरह से। तो ये क्या करता है, ये इन्वायरमेंट के डैमेज को मिनिमम कर देता है और आपकी सराउंडिंग्स के साथ ब्लेंड कर देता है, ठीक है। देन यू हैव पॉपुलर इको टूरिज्म डेस्टिनेशंस। कौन कौन सी हैं केरला में? जैसे कि थेनमाला इको टूरिज्म प्रोजेक्ट, ये इंडिया का पहला प्लैन्ड इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है जो कि इस आइडिया से डेवलप किया गया था कि नेचर भी हो और थोड़ा सा सॉफ्ट एडवेंचर हो, ठीक है। फिर यू हैव पेरियार टाइगर रिजर्व ठेक्केडी, तो ये ऑफ़र करता है कि आप नेचर में जाके वॉक कर लो, बैम्बू राफ्टिंग कर लो, ट्राइबल जो विलेजेस हैं आपके गांव हैं उसमें विज़िट कर लो, जो कि लोकल जो लोग होते हैं, ठीक है, लोकल इको डेवलपमेंट कम्युनिटीज़ होती हैं वो मैनेज करती हैं। देन वायनाड, वायनाड जो है आपका, ये आपके हिल्स के लिए जाना जाता है, कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए। ये आपका ट्रैकिंग और हेरिटेज एक्सपीरियंस को ऑफ़र करता है। देन यू हैव कुमारा कोम एंड वेम्बनाड लेक, ये आपकी बर्ड वॉचिंग में, सस्टेनेबल हाउस बोट टूरिज्म और बैक वाटर कंजर्वेशन में क्या करता है, फोकस करता है। देन वी हैव वेस्ट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। केरला जो होती है ना, केरला जो है ना वो आपके प्लास्टिक फ्री जोन को प्रमोट करता है कि भाई फ्री प्लास्टिक्स के, मतलब प्लास्टिक्स आप यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर एनर्जी को यूज़ करता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज़ करता है टूरिस्ट एरियाज़ में। ये अवेयरनेस कैंपेन्स चलाता है ताकि टूरिस्ट को एजुकेट कर सके कि कैसे आपको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है। गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसीज़, जो आपकी केरला की इको टूरिज़्म सोसाइटी है, ये आपकी बनाई गई है ताकि आप डेवलप कर सको और मॉनिटर कर सको इको टूरिज़्म के प्रोजेक्ट्स को अक्रॉस दी स्टेट्स। इनका फोकस क्या होता है कि भाई लंबे टाइम तक सस्टेन हो चीज़ें, कैपेसिटी बिल्डिंग पे और इको एजुकेशन पे। केरला का जो मॉडल है इको टूरिज्म का, ये आपका शो करता है कैसे टूरिज्म और कंजर्वेशन हाथ, मतलब एक साथ चलती हैं, मतलब टूरिज्म भी और कंजर्वेशन भी, हम टूरिज्म भी कर लें और कंजर्व भी कर लें। जो लोकल कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट आपके इकोलॉजिकल डैमेज को मिनिमाइज़ करते हुए और कल्चरल रिस्पेक्ट को प्रमोट करते हुए ही ये सब चीज़ें होती हैं, हैंड टू हैंड चलती हैं। केरला ने ना एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल बिल्ड किया है आपका इकोलॉजिकली सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करने में इंडिया में। इसने एक पाथ आपका लेके आया है अदर रीजन्स के लिए टू बैलेंस डेवलपमेंट विद नेचर कंजर्वेशन, ठीक है। देन आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं 2 पे, मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। पहला है टूरिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन, म्यूजियम्स और हेरिटेज साइट्स, ठीक है, एक एक करके पढ़ लेते हैं इनको। पहला है आपका टूरिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। टूरिज्म और ग्लोबलाइजेशन जो है ना ये आपस में क्लोजली इंटरलिंक्ड है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि कंट्रीज़ के
बीच में इंटरकनेक्टेडनेस, चाहे वो ट्रेड के पर्पस से हो, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी या फिर कल्चरल एक्सचेंज के पर्पस से। ठीक है, जो ये सारी चीज़ है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से जो हमारा इंटरनेशनल ट्रैवल है ना वो इजी हो चुका है, फास्ट हो चुका है और अब ज़्यादा अफोर्डेबल है, जो जिसकी वजह से जो ग्लोबल टूरिज़्म है ना उसकी ग्रोथ में बहुत फ़ायदा हुआ है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ना जो लोग हैं वो आपके डिफरेंट कल्चर्स को, फूड्स को, फेस्टिवल्स को, लैंडस्केप्स को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ये आपका इकोनॉमिक टाइज को नेशंस के बीच में एयरलाइंस के थ्रू, होटल्स, टूरिज्म सर्विसेज के थ्रू प्रमोट करता है। ये ग्लोबल मीडिया और इंटरनेट को प्रमोट करता है। ठीक है, बेसिकली जो आपकी ग्लोबल मीडिया है और इंटरनेट है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को प्रमोट करती हैं वर्ल्ड वाइड। देयरफॉर जो आपकी ग्लोबलाइजेशन है ना ये आपका कल्चरल होमोजेनाइजेशन को भी लीड करती है। कल्चरल होमोजेनाइजेशन, कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर लोकल ट्रेडिशंस ना इन्फ्लुएंस होते हैं या फिर रिप्लेस हो जाते हैं ग्लोबल ट्रेंड से। सो देयरफॉर टूरिज्म जो है ना इट शुड बी मैनेज्ड केयरफुली टू प्रोटेक्ट लोकल आइडेंटिटीज व्हाइल वेलकमिंग ग्लोबल विजिटर्स। अब बात करते हैं म्यूज़ियम्स की। म्यूज़ियम्स वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपके उन चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और उन चीज़ों की, उन आइटम्स की, उन ऑब्जेक्ट्स की प्रदर्शनी लगाते हैं जिनकी कोई हिस्टोरिकल, कल्चरल, आर्टिस्टिक या फिर साइंटिफिक वैल्यू हो। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। ये आपके एज अ एजुकेशनल और कल्चरल स्पेसिस की तरह सर्व करते हैं, जो लोगों को हेल्प करते हैं पास्ट को समझने में और उनको हेल्प करते हैं कि वो कैसे प्रेजेंट के साथ कनेक्ट कर सकें। म्यूज़ियम के टाइप्स होते हैं जैसे कि आर्ट म्यूज़ियम हो गया, आर्ट म्यूज़ियम में आपकी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट हो गई, हिस्ट्री म्यूज़ियम हो गया, इंडियन म्यूज़ियम हो गया कोलकाता में, देन साइंस म्यूज़ियम है आपका नेहरू साइंस सेंटर दिल्ली में, देन एथनोग्राफिक म्यूज़ियम्स हैं जो कि कम्युनिटीज़ और कल्चर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। टूरिज़्म में ना म्यूज़ियम एक की रोल प्ले करते हैं आपके विजिटर्स को अट्रैक्ट करने में, जो आपकी कल्चर और हिस्ट्री में इंटरेस्टेड होते हैं, आपकी अवेयरनेस को प्रमोट करने में अबाउट द रीजन्स हेरिटेज और आपके लोकल आर्टिसंस को सपोर्ट करने में एग्जीबिशंस और सेल्स के थ्रू। ठीक है, देन यू हैव हेरिटेज साइट्स। हेरिटेज साइट वो लोकेशंस होती हैं जिनका कोई हिस्टोरिकल, कल्चरल, आर्किटेक्चरल या फिर नेचुरल सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, ये आपकी किसी कम्युनिटी की लेगेसी को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उस नेशन को। ठीक है, और ये प्रिजर्व किए जाते हैं फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो भी जो है इस चीज़ को देख सकें और उनके कल्चर को और बाकी चीज़ों को जान सकें। ठीक है, हेरिटेज साइट्स ना ये बिल्ड स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं जैसे कि कोई फोर्ट, टेम्पल, पैलेस या फिर नेचुरल एरियाज़ भी हो सकते हैं हेरिटेज साइट में, जैसे कि कोई फॉरेस्ट और माउंटेन्स। एग्जांपल्स देखो, आप लिख के आओगे कि हेरिटेज साइट में जैसे कि ताजमहल ये एक कल्चरल हेरिटेज साइट है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये नेचुरल हेरिटेज साइट है, हम्पी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये तीनों एग्जांपल्स आप लिखाना। टूरिज़्म जो है ना हेरिटेज साइट पे ये प्रमोट करता है आपके कल्चरल प्राइड को और इकोनॉमी को बूस्ट करता है। ठीक है, पर बहुत सारे चैलेंजेस भी लेके आता है ये, जैसे कि ओवर क्राउडिंग, पॉल्यूशन, डैमेज टू स्ट्रक्चर्स। सो हेरिटेज साइट जो हेरिटेज टूरिज़्म है ना ये हम मतलब इसको कैसा होना चाहिए, इसको सस्टेनेबल और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए ऑफ इट्स साइट्स वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। ये सारे क्वेश्चंस ज़रूर करके जाना अपने पेपर से पहले, ये वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आ जाएंगे, वरना आसपास भी आ जाएंगे तो भी आप कर लोगे।